आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो कार्डिक मसल्स हैं या कोई भी मसल है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्डिक सेल है। अब कार्डिक सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल होता है, पंप होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। इसका क्या मकसद होता है कि ये क्या करता है, जो अंदर सोडियम है इसको सेल से बाहर निकालता है, और पोटेशियम जो है वो सेल के जो बाहर है वो सेल के अंदर आ जाती है। होता यह है कि 3 मॉलिक्यूल जो सोडियम है वो बाहर जाएंगे सेल से, और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के वो सेल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम जो है वो इंट्रासेलुलरली कम हो जाएगी। जब ये सोडियम कम होगी तो यहाँ पे एक और चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या काम करता है, सोडियम देखो यहाँ पे क्योंकि कम हो गई है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सोडियम सेल के अंदर भेज देगा और कैल्शियम जो है वो सेल के बाहर भेज देगा। तो सोडियम सेल के अंदर आ रही है और कैल्शियम यहाँ से सेल के बाहर जा रही है। अब कैल्शियम यहाँ पे कम हो जाएगी तो यहाँ पे इसका जो ल्यूमिनल साइड है वहाँ पे एक और चैनल होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल। एल टाइप कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, यहाँ से कैल्शियम को सेल के अंदर भेजते हैं। अब कैल्शियम जब भी सेल के अंदर आएगी उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम ये जो आएगी सेल के अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। तो ये क्या करती है, यहाँ पे हमारे होता है एक सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होती है। ये कैल्शियम जो एल टाइप कैल्शियम चैनल से अंदर आएगी ये क्या करेगी, यहाँ पे जाके इसको बाइंड करेगी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यहाँ से जो कैल्शियम है ये बाहर रिलीज हो जाएगी। अब ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम यहाँ से बाहर आएगी तो ये क्या करवाएगी, ओवरऑल जो सेल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद ये वापस यहाँ से एंटर होकर दोबारा से स्टोर हो जाएगी इसके अंदर जाके। लेकिन ये जो कैल्शियम है ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके सोडियम के साथ एक्सचेंज होके ये कैल्शियम बाहर चली जाएगी, सेल के साथ, सेल के बाहर चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से रिलैक्सेशन हो जाएगी, फिर दोबारा से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से जो आपने याद रखना है कि जो रिलीज हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कैल्शियम रिलीज होगा वो दोबारा से उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो एंटर हो रहा है वो बाद में जाके बाहर चला जाता है सेल के। अब होता यह है कि जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये जो कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती। ये क्या करेगा, इससे कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। फ्री कैल्शियम जब ज़्यादा होगी यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगी। अब इन केस हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम ये वाला जो चैनल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज अगर इसको हम ब्लॉक कर दें तो उससे क्या होगा। देखो हम जब भी डाइजॉक्सिन लेंगे या डिजिटॉक्सिन लेंगे, इसने क्या करना है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को इनहिबिट करना है, ये इसका मैकेनिज्म है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो नॉर्मली ये क्या कर रहा था, सोडियम को सेल के बाहर निकाल रहा था, लेकिन जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे सोडियम के लेवल बढ़ जाएंगे। जब यहाँ पे सोडियम के लेवल बढ़ेंगे तो यहाँ से मजीद सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सोडियम तब सेल के अंदर आ रहा था जब यहाँ पे सोडियम कम था। ये आपने याद रखना है कि जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से उसने कम की तरफ मूव करना है। अब हमने जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को ब्लॉक कर दिया, सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यहाँ से सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। जब यहाँ से सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम भी सेल के बाहर नहीं जाएगा। कैल्शियम भी सेल के बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये कौन सी कैल्शियम है जो यहाँ से एंटर हो रही है, एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू, और हमने कहा कि ये कंसंट्रेशन इतनी कम है कि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकती। इसने क्या करना है, बाइंड करना है यहाँ पे। ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज करेगा, उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब समझ लें कि यहाँ से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो है कुछ यूनिट्स, हम कहते हैं 50 यूनिट्स रिलीज हो रहा है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। अब उसके बाद उसने दोबारा से जाके वहाँ पे स्टोर हो जाना है, लेकिन जब ये कैल्शियम बाहर नहीं जाएगी ये कैल्शियम भी इसके साथ जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 50 यूनिट्स थे पहले वो कितने हो जाएंगे, 50 यहाँ से एंटर हो जाएंगे तो 100 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जब नेक्स्ट साइकिल आएगा, यहाँ से कैल्शियम चैनल दोबारा एंटर हुए, उसने दोबारा से इससे कैल्शियम रिलीज करवाई, रिलीज करवाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब क्या हुआ कि दोबारा से यहाँ से कैल्शियम ने बाहर नहीं जाना क्योंकि हमने इसको ब्लॉक किया हुआ इस चैनल को, तो वो वाला कैल्शियम दोबारा से स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो इंक्रीज होती जाएगी
और इंक्रीज होने के साथ साथ उसके बाद जब काफ़ी साइकिल्स इंक्रीज हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा साइकिल्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से आपने ये याद रखना है कि जब भी हम डाइजॉक्सिन लेंगे तो इसका फ़ौरन से इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कुछ दिन लगेंगे इसके इफ़ेक्ट्स आने में, 5, 6, 10 दिन लगते हैं डाइजॉक्सिन के इफ़ेक्ट आने में। वो इसीलिए कि यहाँ पे जो कैल्शियम स्टोर्ड है इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो कैल्शियम आ रहा है वो इंक्रीज़ करवा रहा है। यहाँ पे जो भी कैल्शियम आएगा वो यहाँ से रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम को, उसके बाद ये सारी कैल्शियम दोबारा स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे कैल्शियम स्टोरेज बढ़ेगा, उसके बाद जब वो रिलीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारी डाइजॉक्सिन है या डिजिटॉक्सिन है, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएंगी। इसी वजह से इन ड्रग्स को हम बोलते हैं ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं। अब इसके साथ साथ आपको जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के साथ साथ ये जो ड्रग्स हैं ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक हैं और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हैं। आइनोट्रोपिक पॉजिटिव का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब है कि हार्ट रेट जो है इस ड्रग से डिक्रीज हो जाएगा। वो किस तरह से डिक्रीज होगा? डाइजॉक्सिन जो है ये वेगोमाइमेटिक है। ये क्या करती है? वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है, और वेगस का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो किससे है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हार्ट रेट ये ड्रग डिक्रीज कर रही है, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है। लेकिन ये क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हमारे पास इसके अंदर एक डाइजॉक्सिन है और एक जो है वो डिजिटॉक्सिन है। इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डाइजॉक्सिन जो है ये मेनली एलिमिनेट होती है किडनी के थ्रू, और जो डिजिटॉक्सिन है ये मेनली एलिमिनेट होती है लिवर के थ्रू। इसका मतलब है अगर किसी को किडनी फेलियर है तो उसमें हम डाइजॉक्सिन यूज़ नहीं करेंगे, और अगर किसी को हिपैटिक फेलियर है या लिवर डिजीज़ है उसमें हम डिजिटॉक्सिन को बड़े केयरफुली यूज़ करेंगे। डिजिटॉक्सिन का तो वैसे आपको ये है कि डिजिटॉक्सिन अब नॉर्मली यूज़ ही नहीं हम करते, लेकिन अगर हमें यूज़ करनी पड़ती है इन केस तो हमें ये पॉइंट जो है वो याद रखना है कि डिजिटॉक्सिन जो है वो लिवर के थ्रू एलिमिनेट हो रही है, लेकिन जो डाइजॉक्सिन है वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो रही है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाइजॉक्सिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइजॉक्सिन, सबसे पहले जो है आपने ये याद रखना है कि डाइजॉक्सिन जो है इसने एरिथमियाज करवाने हैं। एरिथमिया के अलावा ये क्या करवाता है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसके अलावा पैरोक्सिस्मल टैकीएरिथमियाज ये करवाएगी। इसके अलावा फिब्रिलेशंस एंड फ्लटर, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम लेंगे डाइजॉक्सिन। फिब्रिलेशन हो गया, फ्लटर हो गए, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा ये ड्रग जो है नोजिया और वॉमिटिंग। इसके अलावा ब्रैडियरिथमियाज हो सकते हैं। ब्रैडियरिथमिया का मतलब है कि हार्ट रेट कम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ब्रैडियरिथमियाज होंगे। सीएनएस डिस्टर्बेंसेस, इसके अलावा साइट डिस्टर्बेंसेस, और साइट डिस्टर्बेंस में मेनली क्या होता है? येलो विजन हो जाती है। तो ये सारे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम डाइजॉक्सिन यूज़ करेंगे या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो ड्रग्स हैं ये यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हैं। अब देखिए हमने एस इनहिबिटर्स जब पढ़े थे हमने ये बात की थी कि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? हाइपरकैलीमिया करवाते हैं, पोटेशियम के लेवल इंक्रीज करवाते हैं। लेकिन जो डाइजॉक्सिन है ये हाइपोकैलीमिया करवाती है, पोटेशियम के लेवल्स डिक्रीज करवाती है। अब इनमें एक तो इंटरेक्शन आपको ये याद रखना है कि जब भी हम ये कॉम्बिनेशन में ले देंगे एस इनहिबिटर के साथ तो डाइजॉक्सिन की जो एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम ये याद रखना है कि कोई भी ड्रग जो कि ऐसी कोई भी ड्रग जो कि हार्ट रेट को कम करती है, अगर हम इसको डाइजॉक्सिन के साथ देंगे तो उसकी वजह से एवी ब्लॉक हो जाएगा। ये आपने याद रखना है वाइवा और एमसीक्यू के लिए
कि जब भी हम डाइजॉक्सिन को किसी ऐसी ड्रग के साथ देते हैं जो कि हार्ट रेट को कम करती है, तो उसके साथ क्या होगा, एवी ब्लॉक हो जाएगा। एक ये आपने इंटरेक्शन याद रखना है। दूसरा इसका इंटरेक्शन किसके साथ है, एस इनहिबिटर्स के साथ, कि जब भी हम ये दोनों ड्रग्स यूज करेंगे तो डाइजॉक्सिन की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है इस ड्रग के साथ, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले काम क्या है, ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। और इसकी टॉक्सिसिटी को अगर हमने कम करना है तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम क्या करते हैं, फैब फ्रेगमेंटेड जो एंटीबॉडीज हैं वो यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंटेड एंटीबॉडीज हैं, ये यूज़ करेंगे अगेंस्ट डाइजॉक्सिन, तो डाइजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो डाइजॉक्सिन है उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसको मज़ीद नहीं लेंगे। फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, क्योंकि इस ड्रग ने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने से क्या करेगी, हमने अभी पढ़ा कि पोटेशियम के लेवल कम कर देती है, हाइपोकैलीमिया करती है। तो हमने क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। अब इसमें एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी को डाइजॉक्सिन देंगे तो हमने मेक श्योर करना है कि उसके पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। हम क्या करते हैं, अगर किसी को डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो क्योंकि पोटेशियम के लेवल कम हो जाते हैं, तो साथ में हम क्या करते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि पोटेशियम के लेवल जो है वो मेंटेन रहें। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रग जो है हार्ट रेट को कम करती है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साथ में एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगी। तो ये सारी चीज़ें हम करके टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ड्रग जो है एरिथमियाज वगैरह करवा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिडोकेन और फेनिटोइन यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिनिकल में आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि डाइजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई करके टॉक्सिसिटी को है रिवर्स कर सकते हैं।